Assalamualaikum students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to talk about periodicity of properties. Make sure you watch till the end because I will be sharing some important points and examples that will help you understand it better. Let's get started. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़. ओके, मॉडर्न पीरियोडिक क्लास 8 में क्या लिखा हुआ है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स. क्या कहता है कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से लाइन में लगाते हैं तो एक ख़ास इंटरवल यानी गैप के बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ रिपीट होने लगती हैं. अगर हम एटॉमिक नंबर में देख लें तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं ना, ठीक है. तो ये एक सीधी एक लाइन में तरतीब से अरेंज करके रखे हुए हैं. तो इनका जो एटॉमिक नंबर है ये हर एक के बाद इनका एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है. लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, इसी तरह आगे पोटाशियम का इंक्रीज़ हो रहा है, रुबिडियम का, सीजियम का. तो ये सारे एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? इंक्रीज़ होते हैं. तो कहते हैं कि जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने के बाद एक खास गैप के बाद जब वापस दोबारा एलिमेंट्स उसी लाइन में आते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं. ये लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन. तो ये एक खास गैप के बाद एक लंबे डिस्टेंस के बाद वापस कहाँ आ रहा है? सोडियम. लिथियम से नीचे क्या है? सोडियम. तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? इंक्रीज़ हुआ है. तो ये जो लंबे गैप के बाद वापस आया लिथियम के नीचे सोडियम, तो कह रहा है कि जो एक तरतीब में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं. मतलब क्या है कि एक लंबे गैप के बाद, एक लंबे फासले के बाद, डिस्टेंस के बाद क्या होता है? इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं? रिपीट होने लगती हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती हैं ना इनकी. तो इनकी प्रॉपर्टीज़ जब आप एक लंबे गैप के बाद वापस आते हो तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? रिपीट हो रही होती हैं. जैसे अगर आप अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल लेके देख लो, मंडे है ना, तो पूरे वीक में जितने भी डेज़ होते हैं वो सारे डेज़ गुजरने के बाद एक लंबे डिस्टेंस के बाद दोबारा मंडे आता है ना. मंडे के बाद जितने डेज़ हैं वो सारे जब गुजरते हैं तो संडे के बाद दोबारा मंडे आ रहा है ना. तो इसी तरह क्या होता है, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं? एक लंबे गैप के बाद रिपीट होने लगती हैं. ठीक है. तो इस तरह यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि केमिस्ट्री में ना एलिमेंट्स भी एक इंटरवल के बाद एक जैसी प्रॉपर्टीज़ में दिखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की हुई है हमारे टॉपिक में. दिस वन, ये एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की हुई है कि एटॉमिक रेडियस क्या होते हैं. अच्छा, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस से लेकर उसके सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में मतलब आउटर मोस्ट शेल्स तक की दूरी मतलब डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं. ये है ना, ये एक एटम है, ठीक है. इसके अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस. ठीक है. तो ये इसका क्या है? ये इसका आउटर मोस्ट शेल है, मतलब बाहर वाला शेल है. तो ये न्यूक्लियस है. ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरह. ठीक है. ये न्यूक्लियस है और ये क्या है? इसका एटम का आउटर मोस्ट शेल है. तो न्यूक्लियस से लेके जो इसके आउटर मोस्ट शेल तक ये जो डिस्टेंस होता है इस फासले को क्या कहते हैं? रेडियस. एक और एग्जांपल से हम लोग देख लें तो ये जो दो एटम हैं, जब ये दोनों केमिकली एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं तब उसके सेंटर का जो हाफ होता है, यानी कि एक एलिमेंट के सेंटर का हाफ है कार्बन 1 और एक का हाफ है कार्बन 2. तो इनका जो डिस्टेंस है वो है 154. तो इसको जब आप 2 पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास आएगा 77. तो जो इसके डिस्टेंस से इसका हाफ आएगा उसको हम पिकोमीटर से मेजर करते हैं. ठीक है. यानी एलिमेंट का रेडियस और उसके जुड़े हुए दो आइडेंटिकल एटम के बिटवीन जो उनका हाफ आता है उसको हम पिकोमीटर से मेजर करते हैं और उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस.
अगर हम लोग रियल लाइफ की एग्जांपल ले लें, ऑनियन से ले लें, तो अगर ऑनियन को देखें तो ऑनियन का सेंटर उसका न्यूक्लियस है, ये आप इमेजिन करो, और उसके ऊपर जो छिलका यानी जो उसकी लेयर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन के शेल्स हैं। सेंटर से सबसे बाहर वाले छिलके यानी लेयर तक की मोटाई ही उसका क्या है, रेडियस है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस। अब इसमें हमने क्या देखना है कि साइज़ कब छोटा और कब बड़ा होता है। ठीक है, अगर हम ट्रेंड्स में देखें, अगर हम पीरियोडिक ट्रेंड्स में देखें सबसे पहले पीरियड में, तो पीरियड में क्या होता है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। क्या होता है कि शेल्स उतने ही रहते हैं लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आप कहते हो कि ज़ोर से खींचता है, पुल करता है। ठीक है, लाइक मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। लाइक अगर आप लोग देखो, ये एक एटम है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो, ये क्या है, एक एटम है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो अब हमारे पास, हम लोग अगर एग्जांपल ले लें पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट से राइट जाना है ना, तो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट। जब लेफ़्ट से राइट होता है तो एलिमेंट का जो साइज़ है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, कम होता है। जबकि हमने पढ़ा है कि अपर से जब टॉप से बॉटम आता है तो इसका जो साइज़ है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जब आप यहाँ से हम लोग ऐसे जाएंगे ना सीधा, जैसे ये लिथियम है, बेरिलियम है, उसके बाद आगे बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो इस दौरान हमारा लेफ़्ट से राइट जाते हुए, राइट से लेफ़्ट जाते हुए हमारा जो साइज़ है वो क्या होता है, लेफ़्ट से राइट जाते हुए साइज़ डिक्रीज़ होता है। कैसे डिक्रीज़ होता है, क्योंकि जब हम लोग इसका, अगर हम लोग एक शेल ले लें, एक एटम है ना, तो यहाँ पे इसके पास अगर हम बात करें, हमारे पास 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, हम लोग बात कर लें सबसे पहले हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का हमारे पास 1 यहाँ पे है। तो अब अगर हम बात करें लिथियम की, तो लिथियम के पास 3 एलिमेंट एटॉमिक नंबर होते हैं, तो एक एटॉमिक नंबर इधर आ गया तो एक इधर, ये 3 हो गए। अब अगर हम बात कर लें सोडियम की, तो वो आहिस्ता आहिस्ता जितने भी एटॉमिक नंबर हैं वो हम इस तरह इसके साथ लगाते जाएंगे लेफ़्ट से राइट। हम यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स को इंक्रीज़ नहीं करेंगे। तो इस दौरान क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रोटॉन होंगे वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो जब प्रोटॉन्स यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो प्रोटॉन क्या करते हैं, इन एलिमेंट्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। जब ये इनको अपनी तरफ खींचते हैं तो इस दौरान क्या होता है कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो सुकर जाते हैं, मतलब वो थिन हो जाते हैं। तो जब वो थिन होते हैं तो उनका जो साइज़ है वो ऑटोमेटिक क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। लाइक अगर हम लोग अपना इधर देख लें यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ से इनका क्या हो रहा है, ये लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो इनका साइज़ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले लिथियम का बड़ा है, बेरिलियम का उससे छोटा है, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे होते। तो उस दौरान क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन अंदर न्यूक्लियस के यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि प्रोटॉन बढ़ता है। प्रोटॉन जब बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या बनता है, न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज हमें पता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो उस दौरान जब ये पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटॉन्स क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। जब ये इनको अपनी तरफ खींचते हैं तो यहाँ पे जो एलिमेंट है उनका साइज़ थिन हो जाता है, जिसकी वजह से वो लेफ़्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज़ होता है। मैंने आपको बताया क्या होता है जब लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होते हैं एटॉमिक साइज़, तो उस दौरान क्या होता है कि शेल्स उतने ही रहते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ नहीं होते। लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़ोर से खींचता है, मतलब पुल करता है। उस दौरान क्या होते हैं, एलिमेंट्स थिक होते हैं, तो उनका जो साइज़ है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। अगर आप एक एग्जाम्पल से देख लो मैग्नेट और आयरन से, तो सोचिए एक मैग्नेट यानी न्यूक्लियस है और उसके पास लोहे की इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर हम मैग्नेट की पावर बदलते जाएं, न्यूक्लियर चार्ज बदल दें, तो वो लोहे को अपनी तरफ ज़ोर से खींचेगा, जैसे पूरा स्ट्रक्चर सिमट जाए, श्रिंक जाए। ठीक है, इसलिए लेफ़्ट से राइट जाने पर एटम का साइज़ छोटा हो जाता है। और अगर हम बात करें ऊपर से नीचे, जब अपर से डाउन आता है, अपर से बॉटम आते हैं साइज़, तो तब जो है एलिमेंट का साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। साइज इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या होता है,
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पहले हमने देखा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। लेफ़्ट टू राइट हमें पता है क्या होते हैं, साइज़ डिक्रीज़ होता है। अब टॉप टू बॉटम देखेंगे तो टॉप टू बॉटम साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। क्यों इंक्रीज़ होता है ये आप देख भी रहे हो कि एलिमेंट डायग्राम में कि एलिमेंट जैसे जैसे टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो इनका साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये इंक्रीज़ क्यों होता है, यहाँ पर बात ये आती है। ये इंक्रीज़ इसलिए होता है क्योंकि हर नए स्टेप पर क्या होता है कि एक नया शेल ऐड हो जाता है। लाइक अगर आप इसे एग्जाम्पल से देख लो, अगर एग्जांपल से देख लें तो हमारे पास अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है। तो हम अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हमारे पास कितने नंबर होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। तो अगर हमने ऐड करना हो अंदर लिथियम को भी तो हम क्या करेंगे, एक नया नंबर ऑफ शेल ऐड कर देंगे। अगर हमने सोडियम को करना है तो सोडियम के लिए भी हम क्या करेंगे, एक नया नंबर ऑफ शेल ऐड कर देंगे। तो इस तरह क्या होगा, शेल्स ऐड होते जाएंगे तो इनका जो साइज़ होगा वो क्या होगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इस दौरान क्या होता है कि टॉप टू बॉटम आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज होता है। वो इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि उनके हर स्टेप पर एक नया नंबर ऑफ शेल क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट की, तो लेफ़्ट टू राइट के दौरान क्या होता है कि हर नए स्टेप पर नया नंबर ऑफ शेल ऐड नहीं होता। उस दौरान क्या होता है कि एलिमेंट का साइज़ डिक्रीज़ होता है। अगर हम लोग बात करें उसके ऑपोजिट, अगर हम लोग बात कर लें बॉटम टू टॉप टू बॉटम की, तो टॉप टू बॉटम जब भी एलिमेंट आ रहे होते हैं तो इस दौरान क्या होता है, इनका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है। इनका साइज़ इंक्रीज़ क्यों होता है ये मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि हम लोग हर नए स्टेप पर एक नया नंबर ऑफ शेल ऐड करते हैं, जबकि इधर हम लोग नया नंबर ऑफ शेल ऐड नहीं करते। अगर हम लोग एक एग्ज़ाम्पल ले लें अपनी डेली लाइफ की, तो हमें पता है कि वेदर जब चेंज होता है, जब सर्दी आती है तो सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, सर्दी के मौसम में जब हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं कि एक कपड़े के ऊपर हम दूसरा कपड़ा पहनते हैं। पहले एक शर्ट पहन लेते हैं, फिर स्वेटर पहन लेते हैं, फिर जैकेट पहन लेते हैं। तो उस दौरान क्या होता है, हमारा साइज़ थोड़ा बड़ा दिखने लगता है ना। वैसे ही जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम पर नए शेल की लेयरिंग जो होती है जिससे एटम का साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करेंगे। आयोनिक रेडियस मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एटम के सेंटर यानी न्यूक्लियस से लेकर उसके सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन शेल, आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे आयोनिक रेडियस कहते हैं। जैसे अगर हम ये देख लें, देखिए है ना, तो यहाँ पे ये एक एटम है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है ना, इसके न्यूक्लियस से लेके ये आखिरी शेल तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक रेडियस। इसे हम पिकोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक है। अगर आप केटाइन की बात करो, यहाँ पे हमने ज़्यादा जो डिस्कस करना है वो केटाइन और एनाइन को करना है। केटाइन का साइज़ छोटा क्यों होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। कहता है कि यहाँ पे कह रहे हैं ना कि व्हेन एन एटम लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन टू बिकम अ पॉजिटिव आयन, इट जनरली बिकम्स स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम। इसको अगर आप घरेलू एग्जांपल से देखो तो हमारे पास आप कह लो कि एक बास्केट है, ठीक है। तो उस बास्केट के अंदर क्या है, 11 एप्पल है, ठीक है। अब वो जो एप्पल हैं बास्केट के अंदर, उनको संभालने के लिए ना हमारे पास 11 लोग खड़े हैं। अब क्या होता है कि जब इस बास्केट से एक या दो एप्पल लूज़ कर दिए जाते हैं तो बास्केट का साइज़ थोड़ा छोटा हो जाता है। वजह क्या होती है, रीज़न क्या होता है कि कभी कभार आखिरी जो पूरी लेयर होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब लोग 11 हैं पर एप्पल हमारे पास सिर्फ 10 बचे हैं। वो जो 11 लोग बचे हुए एप्पल्स को अपनी तरफ ज़्यादा ताकत से खींचेंगे, जिससे पूरी एटम जो है वो श्रिंक हो जाएगा। इसी तरह एग्जांपल है ना एक एटम की, कि एक एटम है उसके अंदर क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वहाँ पे क्या होगा कि और उन इलेक्ट्रॉन्स को संभालने के लिए वहाँ पे 11 प्रोटॉन्स न्यूक्लियर चार्ज हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जब इनमें से एक या दो लूज़ कर दिए जाते हैं तो उसका जो एटम का साइज़ है वो क्या होगा, छोटा होता जाएगा। मतलब उसका रीज़न क्या है कि शेल ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभार क्या होता है, जो आखिरी पूरी लेयर होती है, शेल होता है जो आखिरी पूरा, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो अब जो हमारे पास प्रोटॉन है वो कितने हैं, 11 है, पर जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ 10 बचे हैं। तो क्या होगा कि वो
वो जो 11 बचे हुए हमारे पास प्रोटॉन होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़ोर से खींचेंगे, जिसकी वजह से एटम क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा। मैंने पीछे आपको बना के डायग्राम बताया कि वो किस तरह जब वो खींचते हैं अपनी तरफ तो उसका साइज़ कम होता है, साइज़ श्रिंक हो जाता है, ठीक है। वो मैंने पिछले टॉपिक में, पिछले पॉइंट में उसको डायग्राम बना के समझाया है। तो यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि इट जनरली बिकम्स स्मॉलर देन द न्यूट्रल एटम्स। उसके बाद कहता है कि जो हमारे पास अगर हम बात करें कि इनाइन का साइज़ जो है वो बड़ा क्यों होता है, ठीक है। कहते हैं कि इसमें ये लिखा हुआ है व्हेन एन एटम गेन्स वन और मोर electrons to become an anion, it generally becomes larger than the neutral atom। अब आप फ़र्ज़ करो उसी बास्केट की, जो एप्पल वाली बास्केट मैंने पहले बताया है, उस एप्पल वाली बास्केट में ना पहले से स्पेस फुल है, आप बाहर से 1 या 2 एप्पल्स और गेन करते हैं, उसमें और ऐड कर देते हैं, तो क्या होता है, बास्केट में जगह तंग हो जाएगी, एप्पल्स जो हैं वो आपस में टकराने लगेंगे और बाहर की तरफ दबाव डालेंगे, ठीक है। तो इधर रीज़न क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है ना, जब नए इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल देते हैं। इस आप कह सकते हो कि इस धक्के के दौरान, इस रिपेल के दौरान क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है ना वो एक्सपैंड हो जाता है और साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि लेफ़्ट से राइट जाने पर केटायन और एनायन दोनों का साइज़ डिक्रीज़ होता है। जब हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रोटॉन्स की जो तादाद होती है वो बढ़ती जाती है। वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, अपनी तरफ ज़ोर से खींचते हैं, जिससे क्या होता है, साइज़ छोटा होता जाता है। और अगर हम ऊपर से नीचे की बात करें, अपर टू डाउन, तो उसमें क्या होता है कि उस ऊपर से नीचे आने में केटायंस और एनायन दोनों का साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है। ऊपर से नीचे आते हुए नया शेल ऐड होता है। मैंने पीछे भी बताया कि हम लोग जब पीरियोडिक टेबल में क्या होता है कि जब एलिमेंट्स ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो उनका जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता है। उनका साइज़ इंक्रीज़ क्यों होता है, क्योंकि एटम के अंदर एक नया शेल ऐड होता जाता है। हर स्टेप पे क्या होता है कि एक नया शेल ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। और लेफ़्ट टू राइट जाने में इनका साइज़ क्यों डिक्रीज़ होता है, ये भी मैंने पीछे बताया है कि जब लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस में यानी न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रोटॉन्स की जो ताकत होती है वो बढ़ती जाती है और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़ोर से खींचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका साइज़ छोटा होता जाता है। इसलिए न्यूक्लियस का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन से फासला होता है, डिस्टेंस होता है, वो बढ़ जाता है और साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इनको देखो तो ये हमारे पास है ना लिथियम। अब ये लिथियम का ये क्या है, ये एटॉमिक साइज़ है और ये इसका क्या है, आयोनिक साइज़ है। जब यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका एटॉमिक साइज़, इसका जो पिकोमीटर है वो 60 रह गया और जो इसका एटॉमिक साइज़ है वो क्या है, 152। अगर सोडियम में देखें तो सोडियम में भी इसका जो एटॉमिक साइज़ है वो 186 है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है तो इसका जो पिकोमीटर है वो क्या है, 95। तो ये सारे किसके हैं, केटायन के। अब यहाँ पे ये किसके हैं, एनायन के। इसी तरह ये सारा हुआ, इधर भी आप देख सकते हो लेफ्ट से राइट जाते हुए क्या हो रहा है, इनका जो साइज़ है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। अब ये है एनायन। एनायन में क्या हो रहा है, एनायन में भी इसका जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या है, 70 है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये नाइट्रोजन है तो इसके पास आके जब इधर क्या हुआ है, इसका जो पिकोमीटर है वो क्या है, 171 है। यहाँ पे इसका एटॉमिक साइज़ क्या है, 66 है, लेकिन इसका जो पिकोमीटर आएगा वो क्या आएगा, 140 आएगा, ठीक है। आगे हम सल्फर की बात कर लें तो यहाँ भी क्या है, हमारे पास इसका एटॉमिक साइज़ 104 है, लेकिन इसका जब आयोनिक साइज़ हम देखेंगे तो आयोनिक साइज़ कितना है, 184 है। यहाँ भी हमने इसी तरह 152 इसका क्या था, एटॉमिक साइज़ था। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए थे तो इसका जो पिकोमीटर है, इसका जो आयोनिक साइज़ है वो क्या है, 60। तो मतलब क्या है, केटायन और एनायन दोनों में क्या होता है, लेफ़्ट से राइट जाते हुए साइज़ क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है, साइज़ कम होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं ना, यहाँ पे एटॉमिक साइज़ है ना इसका, तो ये आयोनिक आयन है। तो इसमें क्या होता है, आयोनिक साइज़ में एटॉमिक साइज़ में आके यहाँ पे जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो इसका जो आयोनिक साइज़ होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। इसका पिकोमीटर कम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका एटॉमिक साइज़ छोटा है लेकिन जो आयोनिक साइज़ है, इसका जो पिकोमीटर है वो बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। केटायन में ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है, और एनायन में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इधर भी 66 है हमारे पास एटॉमिक साइज है इसका, और यहाँ पे पिकोमीटर देखें तो पिकोमीटर ज़्यादा है। वो ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ठीक है।
और यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये लेफ़्ट टू राइट आते हुए इनका जो साइज़ है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ ही हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ केमिस्ट्री लेक्चर। आई होप दिस लेक्चर हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड द टॉपिक बेटर. Don't forget to like, subscribe and see you in the next lecture. Allah